इसी के साथ में नैना मणि को लेकर मंदिर से गायब हो जाती है और पाताल लोक के पुराने शिव मंदिर में प्रकट होकर बोलती है, पाताल लोक राक्षसों का घर है। इस वजह से ये जगह नागमणि के लिए सबसे ज्यादा सुरक्षित है, क्योंकि वो लोग सपने में भी नहीं सोच सकते कि नागमणि यहाँ छुपाई गई होगी। इतना कहकर नागरानी नैना मणि को उस मंदिर के शिवलिंग में स्थापित कर देती है। मणि के स्थापित होते ही वहाँ एक विषैला सांप प्रकट होता है, जो मणि के ऊपर फन फैलाकर बैठ जाता है। उस सांप को मणि की रक्षा के लिए स्वयं भोलेनाथ ने भेजा था, इसीलिए नागरानी उसे प्रणाम करते हुए बोलती है, हे सर्प देवता, मेरे साथ साथ अब आपको भी हर पल इस नागमणि की रक्षा करनी होगी और मुझे पूरा विश्वास है कि आप इसको किसी भी गलत हाथ में नहीं जाने देंगे। इतना कहकर नागरानी वापस नागलोक आ जाती है। तो पता चल गया कहाँ है नागमणि? हाँ, नागमणि का राज विशाखा और वीर के अलावा 2 और लोगों ने सुना। वो था घर के बाहर छुपा हुआ अर्जुन और बेहोश पड़ा हुआ मदन। दोनों ही नागमणि का राज सुनने के बाद बहुत खुश थे। एक तरफ अर्जुन राज के बारे में सुनते ही पाताल लोक निकल जाता है और दूसरी तरफ मदन भी होश में आकर अपने कमरे में आराम करने का बहाना बनाता है और पाताल लोक चला जाता है। दोनों ने ही आधा सच सुनकर अपना कार्य शुरू कर दिया था। वहीं विशाखा आगे की कहानी जानने के लिए बानी से बोलती है, दीदी, अगर किसी को पता लग गया कि नागमणि कहाँ है, तो वो आसानी से पाताल लोक से उसे ले सकता है। विशाखा, नागमणि की रक्षा करने वाला सांप कोई साधारण सांप नहीं है। वो स्वयं भोलेनाथ का भेजा हुआ दूत है, जिसके एक बार डसने से ही किसी की भी मृत्यु पल भर में हो सकती है, फिर चाहे वो कोई सर्वशक्तिशाली राक्षस ही क्यों ना हो। अच्छा, फिर उस मणि को हासिल करने का कोई रास्ता नहीं है? हाँ है ना। उस मणि को केवल वही हाथ लगा पाएगा जिसके मन में कोई छल कपट ना हो, जो मणि को सिर्फ उसकी शक्तियों के लिए नहीं बल्कि किसी पुण्य के काम के लिए हासिल करना चाहता हो। अच्छा, तो वो सांप मन पढ़ सकता है क्या? हाँ बिल्कुल, सर्पराज व्यक्ति को देखकर ही पता लगा सकते हैं कि उसके मन में मणि को लेकर क्या विचारधारा है। चलो फिर तो अच्छा है, मणि किसी गलत हाथ में नहीं जा सकती। मणि के अधूरे राज को सुनकर मदन और अर्जुन उसको हासिल करने के लिए पाताल लोक का कोना कोना छान रहे होते हैं। तभी अर्जुन को जादुई गोले पर एक अजनबी का संदेश आता है, जो उससे बोलता है, चिलचिराग की मौत से कुछ फायदा हुआ या नहीं? हाँ, हुआ ना, मणि का राज पता लग गया। अच्छा, तो कहाँ है नागमणि? हमारे बेहद करीब, यहीं पाताल लोक के किसी शिव मंदिर में। बस वो मंदिर मिल जाए, फिर मणि हमारे हाथों में होगी। ठीक है, जल्दी मंदिर का पता लगाओ, उसके मिलने पर ही मैं वहाँ आऊंगी। मतलब तुम मेरे सामने आने वाले हो? हाँ, मंजिल के बेहद करीब है हम, तो पहली और आखिरी मुलाकात तो होगी ही ना। आखिरी? क्यों? अभी बातों पर नहीं, काम पर ध्यान लगाओ। मंदिर का पता चलते ही मुझे सूचना दे देना। अजनबी से बात करने के बाद अर्जुन वापस अपने काम में लग जाता है। वहीं धरती लोक पर बानी को किसी खतरे का आभास होता है, जिसके लिए वो वीर से बोलती है, वीर, मुझे ऐसा लग रहा है कि मणि खतरे में है, मुझे अभी पाताल लोक जाना होगा। पर बानी, मणि को तो कोई हाथ नहीं लगा सकता, फिर तुम चिंता क्यों कर रही हो? हाँ दीदी, जीजू सही कह रहे हैं। लेकिन अगर उसके छुपे होने का राज किसी को पता चल गया, तो वो किसी न किसी तरीके से उसे हासिल करने का रास्ता ढूंढ ही लेगा। अच्छा, तो हम भी चलेंगे। रुकिए, आप इंसानी रूप में वहाँ नहीं जा सकते, क्योंकि एक इंसान पाताल लोक के तापमान की गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर सकता। फिर अब बानी अपनी आंखें बंद करती है और 2 दिव्य लॉकेट प्रकट करती है, जिसे वो अपनी बहन विशाखा और वीर को देते हुए बोलती है, ये लीजिए, आप दोनों ये लॉकेट पहन लीजिए ताकि आप वहाँ का तापमान बर्दाश्त कर पाए। साथ ही अगर कोई राक्षस आप पर हमला करे तो आप उससे बच भी सके। पर ध्यान रखना, ये लॉकेट किसी भी कीमत पर आपके गले से उतरना नहीं चाहिए, नहीं तो वहाँ की गर्मी आपको जलाकर भस्म कर देगी। वाह यार, कितना फिल्मी सीन है। हम तो नागमणि के रक्षक बनने वाले हैं। ठीक है बानी, हम ध्यान रखेंगे। अब आप दोनों मेरा हाथ पकड़ो। बानी दोनों का हाथ पकड़ के गायब हो जाती है
और सीधा पाताल लोक में प्रकट होकर अपना नागिन रूप ले लेती है। जिसके बाद वो इधर उधर देखने लगती है कि तभी उसकी नजर आधे जले इंसान पर जाती है। वो उसे देखते ही पहचान लेती है कि ये वीर के पिता और उसके ससुर मदन है और वो उनको आवाज लगाते हुए बोलती है, पापा आप यहाँ, वो भी इस भयानक रूप में? ये पापा है। नहीं नहीं, वो पाताल लोग कैसे आ सकते हैं? ये अंकल नहीं है, कोई राक्षस है। ये पापा ही है। पापा बताइए इन्हें सच क्या है, आप ही है ना? तीनों को अपने सामने देखकर मदन समझ चुका था कि अब सच्चाई बताने का समय आ गया है। इसीलिए वो बानी के सवाल का जवाब देते हुए बोलता है, बेटा वीर, बानी सही कह रही है। मैं मदन ही तो तेरा पिता हूँ। मैं एक राक्षस हूँ। यहाँ तक कि तेरी माँ भी एक राक्षस थी। 25 साल पहले तुम्हारे पहले जन्मदिन पर तुम्हारी माँ तुम्हें सर्वशक्तिशाली राक्षस बनाना चाहती थी, जिसके लिए वो नागमणि की तलाश में गई और आज तक नहीं लौटी। उसके जाने के बाद ये लालच मेरे मन में भी आया, इसलिए मैंने चील चिराग और मोना के साथ मिलकर कई बार मणि हासिल करनी चाहिए। अच्छा, एक बात बताइए, क्या मैं भी एक राक्षस हूँ? नहीं बेटा, तुझमें राक्षस वाले कोई गुण नहीं थे, इसलिए तो तेरी माँ मार काट मणि हासिल करना चाहती थी ताकि तुझे भी अपने जैसा बना सके। मदन की बात अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि इतने में ही वहाँ अर्जुन आ जाता है और सभी को पाताल लोक में देखकर बोलता है, तुम सब यहाँ और पानी भी है। चलो अच्छी बात है, तुम खुद ही यहाँ आ गई। अब बताओ वो मंदिर और नागमणि कहाँ है? तुम्हें क्या लगता है तुम मुझसे पूछोगे और मैं हंसते हंसते बता दूंगी? अरे अगर अपनी जान भी देनी पड़ी ना तो भी नहीं बताऊंगी कि नागमणि कहाँ रखी है। अच्छा कोई नहीं, तुझे अपनी जान की परवाह नहीं है तो क्या हुआ, अपनी बहन और पति की जान की तो होगी ही। इतना बोलते ही अर्जुन अपने दोनों हाथों का प्रयोग करके विशाखा और वीर पर वार करता है, लेकिन लॉकेट के कारण उन दोनों पर प्रहार का कोई असर नहीं होता। ये देखकर बानी बोलती है, कर ले कोशिश, मेरे होते हुए ना तो तुम्हें नागमणि मिलेगी और ना ही मेरे किसी अपने की जान। मणि तो मैं हासिल करके रहूंगा, ये दोनों ना सही पर मेरे वार से ये मदन तो मर सकता है। नहीं, तुम मेरे पिताजी पर वार नहीं करोगे। अरे वो तो राक्षस कुल के हैं, तुम्हारे साथी हैं। मेरे लिए मणि से सगा कोई नहीं है, समझे? और वो नहीं तो तुम तैयार हो जाओ मरने के लिए। मेरा ये वार किसी भी सुरक्षा कवच को तोड़ सकता है। अर्जुन अपना सबसे घातक प्रहार करता है, वो भी वीर को मारने के लिए, लेकिन बीच में ही मदन आ जाता है और अपने बेटे को बचाते हुए वो वार खुद पर ले लेता है, जिसकी वजह से वो गंभीर रूप से घायल हो जाता है और वहीं गिर जाता है। जिसके बाद वो अपने बेटे को आवाज लगाते हुए बोलता है, वीर बेटा, मेरा अंत आ गया है, लेकिन तू एक वादा कर कि इस राक्षस योनि से कभी नहीं जुड़ेगा, चाहे कितनी भी बड़ी मजबूरी हो। हाँ पापा, मैं वादा करता हूँ, नहीं अपनाऊंगा इस राक्षस वाली जिंदगी को। सभी मदन को अपनी आखिरी सांसें गिनते देखकर भावुक हो रहे होते हैं। तभी अर्जुन बानी का हाथ पकड़ के उसे ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन बानी अपना हाथ छुड़वाते हुए बोलती है, खबरदार, अगर मुझे छूने की कोशिश भी की तो अभी के अभी यहीं जलाकर राख कर दूंगी। देखो बानी, मुझे तुमसे कोई दिक्कत नहीं है, बस मुझे मणि दे दो और अपने पति और बहन के साथ वापस चली जाओ। कभी नहीं, मैं मणि किसी भी हाल में तुम्हें नहीं दूंगी। अर्जुन अपने 5 सर वाले रूप में आकर बोलता है, नागिन, बहुत प्यार से बात कर ली, अब नागमणि नहीं दी तो तेरी मौत निश्चित है। मेरी मौत आजमा के देख लो, अपनी सारी शक्तियाँ लगाकर देख लो, तब भी मुझे खरोच नहीं पहुँचा पाओगे। लेकिन तुम्हारी कहानी जरूर खत्म हो जाएगी, जैसे मोहना और चील चिराग की हुई थी। ठीक है, आजमा ही लेता हूँ। जिसके बाद अर्जुन और बानी में शुरू होता है आखिरी युद्ध। दोनों ही एक दूसरे पर वार करते हैं, पर बानी एक एक करके अर्जुन बने सरासुर के प्रत्येक सर पर वार करती है, जिसके बाद अर्जुन की हार होती है और उसकी मौत से इस युद्ध का अंत होता है।
लेकिन वीर अभी भी कुछ प्रश्नों का हल जानने के लिए बोलता है। बानी, जिस चीज के लिए इतना घमासान हुआ, आखिर उसके दर्शन करवा दो। ठीक है वीर, आपके लिए मैं इतना तो कर ही सकती हूँ। बानी अपनी आंखें बंद करती है और मंत्रों का उच्चारण करके पाताल लोक की धरती में समाये शिव मंदिर को ऊपर बुलाती है और उसमें स्थित शिवलिंग पर रखी मणि को हाथ में लेकर वीर को दिखाते हुए बोलती है, ये है शिव की धरोहर नागमणि। वीर और विशाखा की आंखें फटी की फटी रह जाती है कि जिस मंदिर को सब ढूंढ रहे थे वो पाताल लोक की धरती में समाया था। इसी के साथ अर्जुन की मौत के साथ ही खत्म हो जाती है मणि की कहानी। लेकिन ये सारा दृश्य छुपकर देखने वाला नील मणि को देखते हुए बोलता है, मणि को हासिल करने का सबसे आसान तरीका मेरे सामने है, मेरा बेटा वीर। जिस अजनबी को आज तक किसी ने नहीं देखा, वो हमेशा से ही सबके बीच मौजूद था या थी। क्या फिर से शुरू होगा नागिन का इंतकाम, या ये आखिरी दौर था इस बदले और रक्षा की कहानी का? इतना कहते ही चील चिराग अपना रूप बदलकर एक बूढ़ा बन जाता है और मदन भी अपना इंसानी रूप वापस ले लेता है, जिसके बाद में वो चिराग के साथ सबके सामने आता है। अपने पिता के साथ एक अनजान आदमी देखकर वीर बोलता है, पापा, ये कौन है? बेटा, ये मेरा दोस्त है गिरधर लाल। पहले यहीं रहता था, फिर अपने बेटे के साथ दूसरे शहर चला गया था। आज इतने सालों बाद मेरे से मिलने के लिए वापस लौटा है। अरे वाह, ये दोस्ती तो बड़ी गहरी है। प्रणाम अंकल जी, मैं हूँ मदन अंकल की शतरंज पार्टनर विशाखा। विशाखा, हर वक्त मजाक करना अच्छी बात नहीं है। अंकल माफ करना, ये थोड़ा ज्यादा ही बोलती है। आप सब बैठिए, मैं आपके लिए कुछ खाने पीने को लाती हूँ। अरे बेटी, कोई नहीं, बच्ची है, यही उम्र है मजाक करने की। हाँ गिरधर, सही कहा तूने। विशाखा पूरे घर में रौनक लगाए रखती है और जब से मेरी बहू घर आई है ना, तब से ये घर खुशियों से भरा रहता है। पापा, आप दोनों बातें करो, मैं थोड़ा आराम कर लूं। इन दोनों बहनों ने शॉपिंग के नाम पर चलवा चलवा के मेरे पैर दर्द कर दिए। हाउ मीन जीजू। वीर अपने कमरे में चला जाता है, जिसके बाद विशाखा भी अपने कमरे में जाकर फोन में बिजी हो जाती है। दूसरी ओर बानी रसोई में खाने की तैयारी करने लगती है। तभी खुद को अकेला पाकर गिरधर बना चील चिराग बोलता है, अरे कब अंजाम दोगे अपने प्लान को? अरे सब्र करो ना, बहू जैसे ही बाहर आएगी तब तुम अपना रूप बदलकर मुझे पकड़ते हुए बाहर ले जाना। ठीक है, मुझसे इंतजार नहीं हो रहा। दोनों का प्लान अंजाम के लिए तैयार था। अब बस इंतजार था तो बानी के बाहर आने का। कुछ देर में ये इंतजार भी खत्म होता है। जैसे ही बानी नाश्ते की ट्रे लेकर बाहर आती है, उसको देखते ही गिरधर चील रूप लेकर मदन को बाहर ले जाता है। ये देखकर बानी के हाथों से ट्रे गिर जाती है और वो चिल्लाते हुए बोलती है, पापा। बानी की आवाज सुनकर वीर और विशाखा भी बाहर आ जाते हैं, जिसके बाद वो बानी से बोलते हैं, क्या हुआ? हाँ दीदी, क्या हुआ? तुम चिल्लाई क्यों? वो पापा। वो पापा क्या? कहाँ हैं वो? कुछ देर पहले तो यहीं बैठे थे, अब कहाँ गए वो? चलो मेरे साथ। बानी उन दोनों को बाहर लेकर आती है, जहाँ वो तीनों देखते हैं कि एक विशालकाय चील ने मदन को अपने पैरों के नीचे दबा के खड़ा किया है और वो चील हंस रहा है। बानी के बाहर आते ही वो उसको देखकर बोलता है, आ गई नागिन, चल अब मुझे नागमणि दे दे, वरना ये तेरा पिता जिंदा नहीं बचेगा। कौन हो तुम? किसने भेजा है तुम्हें यहाँ? मैं कौन हूँ और मुझे किसने भेजा है, ये जानने की जरूरत नहीं है। अगर फिक्र करनी है तो उस बुढ़े की कर, जिसकी जान मेरे कदमों में कैद है। इसको बचाना चाहती है तो मणि दे दे, वरना इसको भी अपने बाप मधुरकर की तरह मरते हुए देखियो। तुम्हारे लहजे से तो साफ पता लग रहा है कि तुम्हें उस अर्जुन ने ही भेजा है, और जहाँ तक मुझे लग रहा है तुम वही चील हो ना, जिसको एक बार मेरे पिता विराट ने मौत के घाट उतारा था। सही पहचाना,
लेकिन इस बार मैं सर्वशक्तिशाली हूँ और मुझे कोई नहीं मार सकता, लेकिन मैं जरूर इस मदन को मार सकता हूँ। विशालकाय चील की बात से वीर घबरा जाता है। वो अपने पिता को बचाने के लिए बानी से बोलता है। बानी, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरे पापा को बचा लो। उनके सिवा मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, और ना ही मैं तुम्हारी तरह इतना स्ट्रोंग हूँ कि अपने पिता को अपनी आंखों के सामने मरता देख लूं। वीर, ये क्या कह रहे हो? तुम अच्छे से जानते हो ना कि मैं मणि को किसी भी हालत में किसी गलत इंसान के हाथों में नहीं दे सकती। फिर भी पर बानी, मेरे पापा की जान खतरे में है, तुम समझती क्यों नहीं हो? मैं समझती हूँ वीर, पिता को खोने का दर्द क्या होता है मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। कुछ नहीं समझती तुम। मधुकर अंकल को भी इसलिए मरने दिया क्योंकि वो तुम्हारे सगे पिता नहीं थे, और आज भी तुम मेरे पापा की जान खतरे में डाल रही हो क्योंकि वो तुम्हारे पापा नहीं हैं। वीर की इन बातों से बानी को बहुत ठेस पहुंचती है। वहीं दूसरी तरफ चील चिराग ये सारा ड्रामा देखकर बोलता है। तुम दोनों का ये इमोशनल अत्याचार खत्म हो गया तो मुझे ये बताओ, इस बूढ़े को जिंदा रखूं या मार दूं? प्लीज मुझे मार दो, पर मेरे पापा को छोड़ दो। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ। वीर, आपको इस राक्षस के सामने गिड़गिड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा एक बार ही इसकी कहानी खत्म कर देगा। मैं भी तो यही चाहता हूँ कि तुम मुझ पर वार करे। बानी अपने विशाल नागिन रूप में आ जाती है, जिसके बाद वो चील चिराग को घूरते हुए बोलती है। चील, तेरी मौत आई है। मेरे होते हुए तो मेरे पापा को नुकसान पहुंचाएगा, ऐसा मैं कभी नहीं होने दूंगी। बानी चील पर एक घातक वार करती है, लेकिन चील पर उस वार का कोई असर नहीं होता, जिसके बाद वो नागिन पर वार करता है और नागिन उस वार से घायल होकर जमीन पर गिर जाती है। अपनी बहन को ऐसे घायल देखकर विशाखा बोलती है। दीदी, आप ठीक तो हो ना? इस चील के बच्चे को तो मैं सबक सिखाती हूँ। नहीं विशाखा। बानी पर वार होने की वजह से विशाखा गुस्से में आकर आसपास के पड़े हुए पत्थर उठाती है और चील चिराग को मारते हुए बोलती है। रुक जा चील के बच्चे, मेरी दीदी को मारेगा, तुझे अभी बताती हूँ। चिराग विशाखा को रोकने के लिए अपनी शक्तियों से उस पर वार करता है, जिसके कारण वो बेहोश हो जाती है। अपनी बहन पर वार होता देखकर नागिन गुस्से में आ जाती है और चील चिराग को हराने के लिए शिव को याद करते हुए बोलती है। हे भोलेनाथ, मेरी रक्षा कीजिए। इस चील की शक्तियाँ मेरे ऊपर हावी हो रही है। मुझे कोई रास्ता दिखाइए ताकि मैं इसका अंत कर सकूं, नहीं तो ये मणि हासिल करने में कामयाब हो जाएगा। बानी के इतना कहते ही शिव दर्शन देते हैं, जो उसको चील चिराग को मारने के लिए संकेत देते हुए बोलते हैं। पुत्री, ध्यान लगाओ, जैसे मछली बिना पानी के मर जाती है, वैसे एक पक्षी के लिए उसके पंख और उसकी चोंच बहुत महत्वपूर्ण होती है। शिव के इतना कहते ही बानी अपनी आंखें खोलती है और एक बार फिर खुद को संभालती हुई खड़ी हो जाती है, जिसके बाद वो चील चिराग से बोलती है। चील चिराग, अब तेरी मौत करीब है। तुझे क्या लगा था कि तेरा अंत नहीं होगा, लेकिन तू गलत था। अच्छाई कमजोर जरूर हो सकती है, लेकिन हार नहीं सकती, इसीलिए अब तू मरेगा। बानी अपनी शक्तियों को एकत्रित करके चील चिराग की चोंच पर एक बेहद घातक वार करती है, जिसके कारण वो दूर जाकर गिरता है और देखते ही देखते उसके शरीर को आग लग जाती है। इसी के साथ उसका अंत होता है, और वो भी हमेशा हमेशा के लिए। इसके बाद बानी अपने इंसानी रूप में आकर विशाखा को उठाती है और वीर अपने पिता मदन को, दोनों को ही घर में जाकर बिठाते हुए वीर बोलता है। बानी, मुझे माफ कर दो, मैंने तुमको बहुत बुरा भला कहा। कोई बात नहीं वीर जी। अरे आपके पापा की जान खतरे में थी, तो ऐसे में गुस्सा आना तो लाजमी है ना, और अब उस बात का बुरा भी क्या मानना। तुम बहुत अच्छी हो। मेरे इतने कड़वे बोल सुनने के बाद भी तुमने मेरे पापा को बचाया। आप भूल रहे हैं वीर, वो मेरे भी पापा हैं। मैं पहले एक गलती कर चुकी हूँ, अब उसे दोहराना नहीं चाहती। दीदी, पर ये नागमणि है कहाँ? सब इसके लिए आपके पीछे पड़े हैं। पहले वो डायन मोहना और अब ये चील। नागमणि अपने सुरक्षित स्थान पर है। वो ऐसी जगह पर है जहाँ वो राक्षस उसे ढूंढने की कभी सोच भी नहीं सकते। बानी,
हमें भी बताओ ना, कहाँ है नागमणि? ठीक है बाबा, बताती हूँ नागमणि कहाँ है। ये उस समय की बात है। नागलोक पर हमले के कारण नागरानी नैना को नागमणि को एक सुरक्षित स्थान पर रखना था, इसीलिए वो धरती लोक के शिव मंदिर में गई थी। वहाँ उसने शिव की मूर्ति में समाई हुई मणि को प्रकट करके अपने हाथों में लिया और उसके बाद में उन्होंने शिव से बोला कि अब उन्हें इस मणि का स्थान बदल देना चाहिए, जिसके बाद में नागरानी नैना मणि लेकर मंदिर से गायब हो जाती है। आखिर नागरानी नैना ने कौन सी सुरक्षित जगह पर उस मणि को रखा है और क्या मणि का राज खुलने के बाद वो सुरक्षित रहेगी?